हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो राजन सीरीज होता है इसके जो है हम लोग सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न को जो है बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं। जो कि आपका ये पेपर नंबर जो है सेकंड है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2023 से लेकर 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलता है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जो है संपूर्ण पेपर को जो है हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप सभी लोगों का समाप्त हो चुका है। उसका जो है प्लेलिस्ट आप सभी लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यानी 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 यानी जितना भी आज तक हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको जो है कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। तो ये देखने के लिए जो है आप लोग प्लेलिस्ट को जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो है सभी प्रश्न पत्र जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? और इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न का देखते हैं। इसमें क्या-क्या दिया हुआ है कि सार्वभौमिकरण से आशय क्या होता है? यानी शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण किया जाता है उसका मतलब क्या होता है? 2023 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा जो है प्रदान करना, इसका जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब होता है। उसके बाद में सेकंड की बात करें, यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना होता है ये क्या है? 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की जो है पहचान करना और उन्हें जो है जोखिम भरे रोजगार से जो है हटा दिया जाता है और उनको जो है पुनर्वास किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है। और उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि जनशाला कार्यक्रम क्या होता है? ये भी 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो जनशाला कार्यक्रम जो है भारत सरकार का एक संयुक्त यूनाइटेड नेशन के जो है संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। और समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा यह एक प्रकार का कार्यक्रम है, ठीक है? जनशाला कार्यक्रम ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है बालक के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर की हम बात करते हैं, दिया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य होता है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर जो है मूलतः एक ऐसा उपागम होता है जो मानता है कि सभी छात्र जो है किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक जो है सीख सके। जैसे कोई भी कार्य हो गया, तो शिक्षा हो गया, तो वो जो है न्यूनतम जितना मतलब चाहिए उसका जो मिनिमम स्तर होता है, लेवल होता है, उतना जो है कम से कम सीख सके, जो है ये न्यूनतम अधिगम स्तर होता है, ठीक है? ये भी 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो अपव्यय होता है और अवरोधन होता है, इसका जो है अर्थ क्या होता है? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोग जो है अब जितना भी प्रश्न करेंगे आप लोगों को एकदम जो है आसान लगेगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स से जो है इसको पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं जो अपव्यय होता है, अपव्यय क्या आशय क्या होता है, ये प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो है देखा जाता है। अपव्यय का मतलब होता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से जो हटाना, जो प्राथमिक लेवल का शिक्षा होता है वो पूर्ण होने से पहले उनको विद्यालय से जो है हटाना, ये होता है अपव्यय। और अवरोधन का पर्याय होता है कि किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में जो है 1 वर्ष से जो है अधिक अवधि के लिए रोक लेना। यानी उसी कक्षा में जो है बार-बार वो बालक जो है पढ़ता रहे। उसके बाद में 6 नंबर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य जो है पाश्चात्य विवाद क्या है? 2023 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राच्य शिक्षा समर्थन जो है परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को जो है प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थन जो है आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को जो है प्रोत्साहन देना चाहते थे। उसके बाद में 7 नंबर की हम बात करते हैं, जो बीईपी क्या होता है? कि बीईपी जो है व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम, व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम, बिहेवियर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है? जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को जो है सुधारने हेतु जो है किया जाता है। अब यहाँ पे 8 नंबर में दिया है कि बुध के घोषणा पत्र का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा?
जो वुड का घोषणा पत्र है, शिक्षा पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो वुड के घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का जो है मेग्ना कार्टा कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके द्वारा जो है उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर जो है बल दिया गया था, और साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया था। तो ये वुड के घोषणा पत्र के जो है ये शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये भी हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पे ब्रिज कोर्स क्या होता है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं, ये 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ब्रिज कोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को जो है एक कक्षा से जो है दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद कराने वाला ये कार्यक्रम होता है। उसके बाद में 10 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो प्रारंभिक शिक्षा से जो है आशय क्या होता है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है प्रारंभिक शिक्षा से आशय होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करना, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो है बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 11 नंबर में दिया है कि शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय होता है, 2023 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि कुछ लोगों को जो है शिक्षित कर देना, और उसके बाद में जो पिछड़े लोग हैं यानी अन्य जो साधारण लोग हैं वो ऑटोमेटिक जो है शिक्षित हो जाए, इसका ये आशय होता है। जो शिक्षा के छनाई यानी डाउन फिल्टरेशन थ्योरी जो मैकाले के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में 12 नंबर में दिया हुआ है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो कोठारी आयोग है इसकी नियुक्ति के जो है मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो शिक्षा के जो है राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में जो है सिद्धांत व नीतियां बनाना जो है कोठारी आयोग को जो है नियुक्त किया गया था। इतना फास्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स से इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजन सीरीज में दिया है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे जो है एक्स्ट्रा पॉइंट भी बात करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये सभी जो है इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप एग्जाम रथ बैच को जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, ये बिल्कुल विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें एक एक करके नहीं बताएंगे, नहीं तो टाइम बहुत लॉस होगा। यहाँ पे दिया है कि डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। जो डीपीईपी है इसके परियोजना के कार्य का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक शिक्षा का जो है विस्तार और विद्यालय में बच्चों का जो है ठहराव किस प्रकार से किया जाए, ये डीपीईपी का जो है जो परियोजना है इसके मुख्य कार्य है। उसके बाद में दिया है पी मोस्ट, पी मोस्ट, पी MOST, पी मोस्ट कार्यक्रम का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। जो बच्चों को इस समय सेवारत हैं यानी जो पढ़ा रहे हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। इसका जो है ये फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म से संबंधित एक वीडियो आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा देंगे जो फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पे 15 नंबर की हम बात करें तो दिया है कि विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य होता है, 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ होता है कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाले कार्यक्रम, अर्थात ऐसे कार्यक्रम जिनके द्वारा जो है बच्चे विद्यालय के प्रति जो है आकर्षित होते हैं, उसे विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम कहा जाता है। 16 नंबर में दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का जो है सचिव कौन होता है, इसको भी जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो प्रधाना अध्यापक जो होता है ये ग्राम शिक्षा समिति का जो है ये सचिव होता है। 17 नंबर में दिया है कि BRC का पूरा नाम क्या होता है, BRC, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र, BRC का जो है पूरा नाम होता है। उसके बाद में यहाँ पूछा गया है डाइट, डाइट का पूरा नाम क्या होता है, DIET, डाइट का पूरा नाम क्या होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है, ठीक है। उसके बाद में 19 नंबर में दिया है NPRC, NPRC का पूरा नाम क्या होता है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर में दिया है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है POA,
प्रोग्राम ऑफ एक्ट, ठीक है, एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से 1992 की जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 21 नंबर में है कि यशपाल समिति का जो है गठन कब किया गया था। यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था और लर्निंग विदाउट बर्डन इसका मुख्य उद्देश्य था, यशपाल समिति ने दिया था। और 22 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि शिक्षा बिना बोझ के, यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा जो है कब प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा बिना बोझ के ये यशपाल समिति, जैसा कि हमने बताया, कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1993 में जो है प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में 23 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है। तो न्यूपा का अध्यक्ष जो अवकाश प्राप्त आईएएस होते हैं, आईएएस होते हैं अवकाश प्राप्त, वो जो है न्यूपा का अध्यक्ष होता है। उसके बाद में 24 नंबर की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में जो है क्या जानते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो भारतीय जो 51 ये है, इसमें क्या है, ये एक मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। 51 ये जो है ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज से जो है संबंधित है। इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अब 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है, हम लोग अगर इसके बारे में देखें, इसको विस्तार से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है आप लोगों को लिमिटेड शब्दों में आंसर देना होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है फुल डिटेल्स जो है नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका डिटेल्स हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव में वैसे देख चुके हैं कि क्या कैसे क्या था, लेकिन ये अगर डिटेल की बात करें तो ये जब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हंटर आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का जो है अध्ययन करके उसमें विकास के साथ साथ जो है किस प्रकार से सुझाव किया जाए, इसके जो है सुझाव दिए थे। और उन्होंने जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ईसाई मिशनरियों को जो है नहीं सौंपा था। उसके बाद में 26 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को जो है कौन कौन से अभिकरण है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा में सुधार करते हैं वो कौन कौन से जो है अभिकरण होते हैं। तो एनसीईआरटी हो गया, यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, एनसीटीई आदि होते हैं, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग जो है फुल फॉर्म के बारे में देखें तो एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। टीचिंग नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और उसके बाद में एआईसीटीई की बात करें तो इसका होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्निकल एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। उसके बाद में एनसीटीई का होता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका होती है, यानी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो ब्लॉक संसाधन केंद्र होते हैं इसकी भूमिका क्या होती है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास खंड स्तर पर जो है ब्लॉक संसाधन केंद्र और बेसिक शिक्षकों के लिए जो है प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का जो है आयोजन करके शैक्षिक सहायता जो है उपलब्ध कराता है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर जो है शैक्षिक गतिविधियों की जो है तेज करना, ये इसका जो है ये भूमिका होती है। जो शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र होते हैं उसकी यही भूमिका होती है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे। जो लॉर्ड कर्जन है ये प्राथमिक स्तर की यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें जो है क्या क्या सुधार किए थे, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो इसके अलग अलग सुझाव हम देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षकों को जो है 2 वर्षों का जो है शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों से भी जो है में भी सुधार किया जाए। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रयास करना सरकार का मुख्य दायित्व है, अतः इसको जो है सरकार को ठोस कदम जो है उठाने चाहिए। 3 नंबर में दिया है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को जो है ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए।
एवं इसमें जो उपयोगी विषय हैं, उपयोगी विषय को जो है इसमें शामिल किया जाए। तो ये लॉर्ड कर्जन के प्राथमिक स्तर पर जो है अलग-अलग जो सुझाव दिए थे, सुधार किए थे, ठीक है? 4 नंबर में है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है भारतीय भाषाओं को जो है बनाया जाए और इसमें अंग्रेजी को जो है स्थान ना दिया जाए। उसके बाद में है प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में जो है क्या-क्या सुधार किए थे। उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जो है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कौन-कौन से लक्ष्य जो है निर्धारित निर्धारित किए गए हैं। ये 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें जो है नारी समानता के लिए जो है शिक्षा की बात की गया है और अनुसूचित जात और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा और विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यावस्था परिचय परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को जो है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है? तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कि वो ये होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है? उसके बाद में 30 नंबर में दिया है कि शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची रखने का क्या आशय है? शिक्षा को जो है संविधान में समवर्ती सूची रखने का क्या आशय है? क्योंकि जो है पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब समवर्ती सूची में रख दिया गया है तो इस पे बजट पे जो खर्चा होगा, ये राज्य के साथ-साथ जो है केंद्र भी उसमें जो है अनुदान देगा, ठीक है? तो शिक्षा के व्यापक और जटिल स्वरूप को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था और इसका उद्देश्य था कि केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा जो है शिक्षा के स्तर को जो है उन्नयन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में 31 नंबर में दिया है कि स्कूल चलो अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था? ये 2020 में क्वेश्चन आया है। तो इसको जो है जुलाई 1996 में जो है शुरू किया गया था, तो और 1 से लेकर 8 तक यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो विद्यालय के प्रति जो है आकर्षित करने के लिए जो है स्कूल चलो अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। उसके बाद में 32 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, ये क्या है? तो ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य जो है घातक उद्योगों से जो है 2010 तक जो है बाल श्रम को जो है समाप्त करना। जो घातक उद्योग में बच्चे कार्य करते हैं 2010 तक जो है बाल श्रम को जो है समाप्त करना और बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस योजना का एक क्रमिक जो है लक्ष्य लिया गया है। उसके बाद में 33 नंबर में दिया है कि सी टी ई सीटीई जो है किस स्तर के शिक्षकों को जो है तैयार करता है? तो ये जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए जो है ये तैयार करता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 34 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बिना बोझ की शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ और बच्चों में होने की बात जो है कही गई है। तो 2 प्रकार की बोझ होने की बात की गई है। एक भौतिक बोझ हो गया, ठीक है? भौतिक बोझ मतलब जैसे सिलेबस में वही रहे जो कि आपके जीवन के लिए यानी भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बाकी की फालतू का जो है उसमें सिलेबस है उसको कम करना। तो ये भौतिक बोझ हो गया, ठीक है? लर्निंग विथआउट बर्डन। उसके बाद में मानसिक बोझ है, मानसिक बोझ। तो इसमें जो है बच्चों को मानसिक रूप से जो है किस प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास किया जाए, उसी प्रकार से जो है उनको बच्चों को जो है शिक्षित करना। उसके बाद में 35 नंबर में दिया है कि न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। अब आप लोग बताइए कि न्यूपा NUPA जो है इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसको जो है हमने ऑब्जेक्टिव में करा चुके हैं। हम देखते हैं कि आप लोगों को याद है या नहीं। 36 नंबर में क्या दिया है कि RTE का पूरा नाम राइट टू एजुकेशन। ये 2005 भी है, 2020 भी आ चुका है, ठीक है? उसके बाद में 37 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो वर्तमान में शिक्षा को जो है 66वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वर्तमान में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है? वर्तमान में पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है? क्योंकि इस पे जो है राज्य के साथ साथ अब केंद्र भी जो है शिक्षा से संबंधित नियम और कानून बना सकता है। 38 नंबर में है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में 39 नंबर है, यहाँ पे कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन जो है 14 जुलाई
1964 ईस्वी में जो है कोठारी आयोग का गठन हुआ था। अगर कोठारी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो है प्रोफेसर बी.एस. कोठारी जी है जो है इसके अध्यक्ष थे। 41 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार जो है किस सरकार को। तो जो है ये पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में जो है समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अब जो है केंद्र के साथ साथ जो है राज्य भी इस पे कानून बना सकता है। उसके बाद में 42 नंबर की बात करते हैं, तो भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा जो है घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जो है इसमें पंथ निरपेक्ष की घोषणा है। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत का अपना राज्य का जो है, राज्य का मतलब ये है कि भारत का किसी का जो है अपना एक मतलब निश्चित कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्म को जो है मान सकता है, किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है। 43 नंबर में दिया है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को जो है मालिक कहने वाले जो विचारक है उनका क्या नाम है। तो फ्रॉवेल ने ये कहा था कि पाठशाला जो है बाग है और जो शिशु होता है वो पौधों के समान होता है और जो शिक्षक होते हैं वो माली के समान होते हैं। ये विचारक जो है फ्रॉवेल ने कहा था। उसके बाद में 44 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि प्रयोजनवाद किसमें जो है आस्था नहीं रखते हैं। प्रयोजनवाद की बात करें तो ये जो है ये प्रयोग पर जो है आस्था रखते हैं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता जो होती है, ईश्वरीय सत्ता इस पे जो है आस्था नहीं रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है प्रयोजन मतलब प्रयोग, जो आप प्रयोग करते हैं अगर उस पे जो है जो नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, निरीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वही प्रयोजनवाद उसको मानता है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को जो है ये नहीं मानता है। प्रसन्न शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो प्रसन्न शिक्षण विधि के जनक जो है सुकरात है। उसके बाद में 46 नंबर में दिया है कि प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है प्रकृति को जो है भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 47 नंबर की बात करें, दिया है कि फ्रोवेल ने किंडरगार्टन कब जो है प्रारंभ किया था। तो ये जो है 1839 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया था। 48 नंबर में दिया है कि राज्य शिक्षा संस्थान, जो राज्य शिक्षा संस्थान है ये आपके इलाहाबाद में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है कहाँ स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद में जो है राज्य हिंदी संस्थान जो है आपके बनारस में स्थित है। और आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान जो है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में 52 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है। जो मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। और उसके बाद में 53 नंबर राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान जो है आपका लखनऊ में स्थित है। और राज्य परियोजना कार्यक्रम जो है कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। और सीमेट कहाँ स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है। इस पे हम लोग सीमेट के बारे में डिटेल्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख चुके हैं। और जो लोग अभी तक पिछला क्वेश्चन नहीं देखे, पिछला वीडियो नहीं देखे, आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। उसके बाद में 56 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है आपका इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। 57 नंबर में दिया है कि एस एस सी ई आर टी यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम लिखना है तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद में दिया है एन एन ये एस है, स्टेट होगा ये, और यहाँ पे एन सी ई आर टी, ठीक है, इसका मतलब होगा राष्ट्रीय, ये राज्य स्तर पर है और ये राष्ट्रीय स्तर पर है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ये है, ठीक है, केवल यहाँ पे जो है यस अगर हो गया, यहाँ यस था ध्यान नहीं दिए थे तो ये स्टेट हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जो है ये 1961 में स्थापना हुआ था और ये इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। उसके बाद में 59 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में किया गया था। तो जो SCERT है इसका जो गठन किया गया था 1981 में किया गया था। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का गठन जो है कब किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने बताया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये 1961 में किया गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये राज्य ये केंद्र का जो है राष्ट्रीय का जो है 1961 में, और प्लस 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो एससीईआरटी का गठन किया गया था। 61 नंबर में दिया है कि मिड डे मील योजना को जो है स्पष्ट कीजिए। जो मिड डे मील योजना है इसको जो है स्पष्ट करना है। इसको ये भी कहते हैं पोषाहार वितरण योजना के नाम से भी जानते हैं। तो शिक्षा को जो है सबको समान अवसर की उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए जो है समाज के अत्यंत जो दुर्बल और अपवंचित वर्ग के बच्चे हैं, जहां अभिभावकों के लिए जो है 2 वक्त का जो है पूरा भोजन जुटाना जो है परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में जो है आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा जो है मिड डे मील योजना को जो है चालू किया गया था, चालित किए गए थे। उसके बाद में 62 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है एनसीटीई का जो है पूरा नाम क्या होता है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। सीमेट का पूरा नाम क्या होता है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान इसका जो है फुल फॉर्म होता है। 64 नंबर की बात करते हैं, सीमेट का जो है गठन कब हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था। उसके बाद में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में आपके स्थित है। और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है कब की गई थी, 1995 में। 67 की बात करें, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में जो है कुल कितने जो है सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो है 41 होती है। उसके बाद में जो है यहाँ पे 68 नंबर में दिया है कि स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में जो है लागू किया गया था। यूपी में जो है स्कूल चलो अभियान जो है कब लागू किया गया था, तो ये 2004 में जो है लागू किया गया था आपके यूपी में। उसके बाद में है 69 है कि सर्व शिक्षा अभियान का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था, 2001 में हुआ था। और उसके बाद में ECCE का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म से संबंधित जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर क्या है कि DPEP का पूरा नाम क्या होता है, इसका होता है DPEP। ठीक है, इसका होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, और इसके बाद में पी मीन्स प्रोग्राम। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये DPEP का जो है फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि DPEP का जो है आरंभ किस वर्ष में किया गया था, तो इसका आरंभ जो है 1997 में जो है किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे 73 नंबर में दिया है कि DPEP के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरण के चयनित जनपदों की जो है संख्या कितनी थी। इसमें जो है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में जो है जो जनपदों की संख्या है डिस्ट्रिक्ट की, मतलब संख्या की यहाँ पे बात कर रहा है, तो संख्या कितनी थी। तो प्रथम चरण में जो है 50 से 60 जो है जनपद थे, द्वितीय चरण में 22 जनपद, और तीसरे चरण में जो है 32 जनपद इसमें शामिल किए गए। उसके बाद में 74 नंबर की हम बात करते हैं। 74 नंबर में दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रभावी हुआ। उत्तर प्रदेश जो है बेसिक शिक्षा परियोजना जो है कब स्टार्ट हुआ, 1 मिनट रुकिए आप लोग। हाँ, तो 74 नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 1 मिनट, 74 नंबर में दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना जो है कब से प्रभावी हुआ था, तो ये 5 अक्टूबर जो है 1993 से प्रभावी हुआ था। उसके बाद में 75 नंबर की बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में जो है चयनित जनपदों की संख्या जो है 10 थी। 76 नंबर में दे रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे जो है संबंधित संस्तुतियां जो है प्रस्तुत की गई थी। तो जो अनुच्छेद 21 है, 21 ये यहाँ पे होगा, 21 का होगा। ठीक है, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो मतलब बच्चे होते हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है बनाया गया था। 2009 में जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद में 77 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दे रहा है कि ओ बी का जो है पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, OBO का पूरा नाम जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की जो है स्थापना कब की गई थी, तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना 5 मई 1988 में जो है इसकी स्थापना की गई थी।
उसके बाद में दिया है कि पोषाहार वितरण योजना जो है कब गठित गठित की गई थी, तो ये जो है 15 अगस्त 1995 को जो है गठित किया गया था। न्यूपा का पूरा नाम ये जो है पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विद्यालय इसका जो है पूरा नाम होता है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं न्यूपा का जो है पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो है न्यूपा का जो है फुल फॉर्म होता है। न्यूपा का जो है प्रधान कौन होता है, तो ये निदेशक होता है। उसके बाद में 82 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे रहा है कि नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं संस्थाओं को जो है विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है। जो नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, ये इसको जो है विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो यह दायित्व जो है प्रत्येक जिले को जो है जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाएट होता है, इसको जो है सौंपा गया है। उसके बाद में 83 नंबर की बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि डीपीईपी का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसको इसी वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। 84 नंबर में दिया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है 1994 में जो है ये प्रारंभ हुआ था। 85 नंबर की बात करें, तो यहाँ पे दे रहा है 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है चुने गए थे, तो कुल जो है 22 जिले जो है चुने गए थे। उसके बाद में है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या होता है, तो इसमें जो है विद्यालय शिक्षा की तैयारी इसको कहते हैं, इसको विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। और दूसरा नाम की बात करें तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम भी कहते हैं, यानी विद्यालय में प्रवेश के पहले जो है बच्चों को तैयार करना, ये कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में 87 नंबर की बात करें, यहाँ विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम की जो है संकल्पना क्या है। इसमें है कि यह कार्यक्रम के अंतर्गत जो है कक्षा 1 से प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की जो है अवधि तक उन बच्चों को जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें जो है विद्यालय के लिए जो है तैयार किए जाते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को जो है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। 88 नंबर में दे रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले जो संपूर्ण साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, तो इसके अंतर्गत जो केरल राज्य है, ये जो है सबसे पहले जो है सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य बना था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में जो है कब से संचालित किया जाने लगा, तो ये 2002 से जो है इसको संचालित किया जाने लगा है। उसके बाद में है 90 नंबर में दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होता है और उनकी सहभागिता का जो है प्रतिशत क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो सहायता होती है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जो है दोनों चलाती है, और भारत सरकार जो है वो 65% जो सहभागिता देता है, और जो राज्य सरकार होता है ये जो है 35% सहभागिता देता है। इस प्रकार से 100% जो है इस पे खर्चा होता है। 91 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि NPEGEL, इसका मतलब होता है कि नेशनल नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो यह प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है लड़कियों के लिए जो है एलिमेंट्री लेवल पर जो है चालू किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को जो है अधिक सुदृढ़ करने के जो है प्रयास किए गए थे, और उनकी उपस्थिति और ठहराव प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को जो है सुनिश्चित कराई गई थी। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। 92 नंबर में दिया है कि NPEGEL का जो है क्षेत्र बताइए। तो महिला साक्षरता की शैक्षिक दृष्टि से जो है जो पिछड़े विकास खंड है, 10% से कम साक्षरता वाले जो विकास खंड है, उसको जो है चयनित शहरी मलिन बस्तियां, इसमें 10% जो कम साक्षरता वाले हैं उनको जो है शामिल किया गया है। उसके बाद में 93 नंबर की बात करते हैं, तो स्कूल चलो अभियान किस स्तर पर जो है आयोजित किया जाता था। तो ये जो है 3 स्तर पर आयोजित किया जाता था, एक जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। यानी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है 3 स्तर पर जो है किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि स्कूल चलो अभियान जो है कब चलाया गया था, तो स्कूल चलो अभियान जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है इसको चलाया गया था। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसको चलाया गया था। 95 नंबर की बात करें, तो यहाँ पे है कि स्वतंत्रता के समय जो है भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी।
ये 12% थी, कहीं-कहीं पर जो है 14% दिया हुआ है, ठीक है? तो आप 12 या 14 लिख सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चालू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो है बच्चों को जो है जो आवश्यक सामग्रियाँ होती है और जो शिक्षक उपकरण होते हैं उनको जो है न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को जो है सुनिश्चित करना, इसका जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है मुख्य उद्देश्य होता था। अगर हम 97 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो है दिया है कि पोषाहार पोषाहार वितरण योजना में जो है कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को जो है व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो है 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को अगर बात करें, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं करीब 1200 से जो है 1600 किलो कैलोरी जो है की आवश्यकता होती है। 98 नंबर की बात करें, यहाँ पे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर जो है आया था? तो ये एनसीएफ 2005 का अस्तित्व जो है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर जो है केंद्रित करना, ये आधार पर जो है आया था। उसके बाद में 99 की नंबर बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय होता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आशय क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, भेद और स्तर आदि को जो है भेदभाव को जो है समाप्त करके सभी को अपने अस्तित्व का जो है पूर्ण विकास करने के लिए जो है समान शिक्षा के अवसर जो है प्रदान किए जाने चाहिए। ये शिक्षा का सार्वभौमिक मतलब होता है। उसके बाद में 100 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का मतलब होता है कि सभी को जो है शिक्षा देना, इसका जो है ये टैगलाइन है। उसके बाद में 101 नंबर में दिया है कि डीपीईपी का जो है प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया है? तो डीपीईपी का प्रारंभ जो है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार से ठहराव मतलब रोक कर जो है उनको पढ़ाया जा सके, इसके लिए जो है ये आधार पर किया गया है। उसके बाद में 102 नंबर की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में जो है शिक्षक के क्या दृष्टिकोण होने चाहिए? यानी जो राष्ट्रीय पाठ्य सूची है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 है, इसमें जो है शिक्षक के क्या दृष्टिकोण होने चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो निर्देशों के स्थान पर जो है अवलोकन, अनुभव का प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से जो है ज्ञान सृजन के अवसर जो है बच्चों को उपलब्ध कराने की दक्षता शिक्षक का यह दृष्टिकोण होना चाहिए। 103 नंबर में दिया है कि भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में जो है मुख्य कठिनाइयाँ क्या है? तो इसमें जैसे हो गया कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है और उसके बाद में शासन की जो है कमजोर नीति, इसमें जो शासन प्रशासन रहते हैं उसकी जो है कमजोर नीति रहती है और राजनीतिक कठिनाइयाँ और शिक्षकों का जो है अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद में 104 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग जो है कर चुके हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर होता है कि आप लोगों को शिक्षा उतना जो है मालूम होना चाहिए जितना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है? ये मिनिमम स्तर की बात करता है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को जो है आमुख या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम, यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम जो है कितना सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर देखें, जैसे नमन कक्षा 8 का जो है छात्र है और इसके लिए जो है बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया गया कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करना जो है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो उस बालक के द्वारा जो है सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को जो है पास करने के लिए 33% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही स्तर जो होता है ये न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं, ठीक है? मिनिमम लर्निंग लेवल कहते हैं। उसके बाद में 105 नंबर की बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि महिला समाख्या कार्यक्रम है, ये क्या है? तो यह योजना जो है 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े समूह होते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। उसके बाद में 106 नंबर की बात करें तो यहाँ पे है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के 2 अधिकार बताइए। तो इसका अधिकार है कि प्राथमिक शिक्षा का जो है विस्तार करना और विद्यालय के छात्रों में जो है ठहराव को जो है बढ़ाना, कि किस प्रकार से बच्चे जो है रुककर विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। 107 नंबर की बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन जनपदों को जो है रखा गया था? तो इसमें प्रारंभ में जो है 10 जनपदों को रखा गया था, जिनमें से जैसे इलाहाबाद, इटावा, बादा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी,
और वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल और अलीगढ़ यानी 10 जिलों को जो है इसमें प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत जो है रखा गया था। उसके बाद में 108 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो इसका जो अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो नामांकन दर में वृद्धि करना और बालिकाओं को जो है आर्थिक सबलता जो है प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 109 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य जो है क्या थे, ये 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंग्रेजी शिक्षा को जो है इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा को जो है प्रचार करना और महिलाओं की शिक्षा पर जो है बल देना, यह मुख्य उद्देश्य था। 110 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि वुड के घोषणा पत्र के जो वुड का घोषणा पत्र था इसके 2 गुण बताइए। 2022 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो घोषणा पत्र में जो है सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूल, व्यावसायिक स्कूल और स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा पर जो है विशेष बल दिया गया था। और घोषणा पत्र में जो है अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जो है जोड़ दिया गया था, जिससे शिक्षा से जो है आजीविका कमाने के महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को जो है बढ़ावा मिला था। ठीक है। अगर 111 नंबर की बात करें तो यहाँ पे यशपाल समिति के कुल कितने जो है खंड थे, तो इसमें जो है टोटल 8 खंड थे। ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे 112 नंबर की बात करें तो पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसके जो पोषाहार वितरण योजना है इसके जो 2 उद्देश्य को बताना है। तो शिक्षा में सबको जो है समान अवसर उपलब्ध कराना और उसके बाद में दुर्बल और अपवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो है मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन देना, ये पोषाहार वितरण योजना के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद में 113 नंबर की बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए जो है क्या सुझाव दिए थे। जो हंटर आयोग था ये मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया था, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो इसमें धार्मिक शिक्षा को जो है प्रोत्साहन ना दिया जाए और बालिकाओं के लिए जो है सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा हो बालिकाओं के लिए। ठीक है। उसके बाद में 114 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश जो है कब हुआ था, 2022 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके बना हुआ है। तो 31 दिसंबर जो है 1600 ईस्वी में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आगमन होता है और ये खासकर जो है व्यापार करने के लिए आई थी। 115 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो धार्मिक शिक्षा को जो है प्रोत्साहन ना दिया जाए। जो धार्मिक शिक्षा है इसके पहले हमने बात किया कि हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हमको बताना है। तो जो धार्मिक शिक्षा है उसको जो है प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। 116 नंबर में दिया है कि किस वर्ग की शिक्षा में जो है छनाई का सिद्धांत जो है लागू किया गया था। तो ये छनाई का सिद्धांत जो है उच्च वर्ग की शिक्षा में लागू किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए और धीरे धीरे जो है जो निम्न वर्ग पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएंगे। ये 2022 में क्वेश्चन बना। उसके बाद में है नवीन शिक्षा नीति के जो है दो दोष लिखिए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी डिजिटल लर्निंग पर जो है फोकस और उसके बाद में पूर्व स्नातक कार्यक्रम, ये जो है नवीन शिक्षा नीति के जो है 2 दोष यहाँ पे हैं। उसके बाद में 118 नंबर की बात करते हैं। तो आचार्य राम मूर्ति समिति की प्रमुख दो सिफारिशें बताइए। 2022 में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो मातृभाषा को जो है स्थान देना और स्त्रियों की शिक्षा पर जो है जोर देना इसके मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद में 119 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किन्हीं 2 कार्यों को जो है बताइए। जो एससीईआरटी होता है इसके 2 कार्यों को जो है हमको बताना है। तो प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए जो है सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना और सर्वेक्षण शोध या सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का जो है संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 120 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई जो होता है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये जो है 17 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है। नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन शिक्षा की स्थापना कब हुई थी। 121 नंबर में क्या दिया हुआ है, 121 नंबर में यहाँ पे दिया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की
इस संस्तुति पर जो है किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसके निर्धारण द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है प्रत्येक जिले में 1987 यानी अक्टूबर 1987 पर जिला स्तर पर जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की 122 में दिया है कि ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। तो ब्रिज कोर्स का मतलब होता है कि यह एक ऐसा कोर्स होता है जो शिक्षा से जो वंचित वंचित या ड्रॉप आउट बच्चे हैं को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारणवश शिक्षा से जो है जुड़ नहीं पाए हैं, उनको शिक्षा से जो है जोड़ने के लिए जो है ब्रिज कोर्स कराया जाता है। 123 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो इसका मतलब ये विद्यालय के लिए जो है बच्चों को तैयार करना, इसका ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम होता है। और यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा में एक में सीधे प्रवेश करते हैं, कक्षा एक में जो है सीधे प्रवेश करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये कार्यक्रम है। उसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को जो है लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना होता है ये क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है संचालन का उद्देश्य होता है कि प्राथमिक स्कूलों में जो पाठ्य सामग्री होती है और शिक्षण उपकरण होते हैं, जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की जो है व्यवस्था को जो है सुनिश्चित करना। और प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो है निम्नतम निम्नतम न्यूनतम निम्नवत न्यूनतम सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। जैसे दो बड़े पक्के कमरे और जिनमें जो है सामने बरामदा हो। और उसके बाद में है कम से कम जो दो अध्यापक होने चाहिए, नियुक्त किए जाने चाहिए, और यथा संभव हो तो एक जो है महिला शिक्षिका होनी चाहिए। उसके बाद में है कि खिलौने हो गया, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए जो है पुस्तकों तथा शिक्षक अधिगम सामग्री की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। 125 नंबर में दिया है कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं। जो शिक्षा में अपव्यय होता है और अवरोधन होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो अपव्यय का मतलब होता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी किए बिना ही जो है छात्र को किसी स्तर पर जो है कोई किसी भी बीच में ही जो है छोड़ के चले जाते हैं, उसे अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन का मतलब होता है कि एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक जो है रुकना, यानी फेल होकर उसी कक्षा में जो है पढ़ते रहना। 126 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य हैं। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को जो है संचालित किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में जो है पाठ्य सामग्री एवं शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, यानी व्यवस्था को सुनिश्चित करना। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, डेस्टर हो गया, इन सभी का जो है प्रदान करना। 127 नंबर में दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। और इसकी नियुक्ति कब होती है, इसकी नियुक्ति जो है 23 सितंबर 1900 जो है 52 को जो है इसकी नियुक्ति होती है। उसके बाद में 128 नंबर की बात करें तो हंटर कमीशन की विशेषताएं क्या थी। जो हंटर कमीशन है उसकी विशेषताएं क्या है। तो हंटर कमीशन ने जो है शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का जो है सुझाव दिया था। और उनके इस सुझाव से देश में जो है राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई थी। तो ये हंटर कमीशन की जो है ये विशेषताएं हो गई। 129 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य थे। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है बालिकाओं को जो है 5 वर्षों यानी 6, 7, 8 और 9, 10 में जो है प्रवेश किया जाता था। इसमें सबसे पहले 6, 7, 8 तक बच्चे पढ़ते थे, जो बालिकाएं होती, खासकर बालिकाओं के लिए जो है इसको 2004 में शुरू किया गया था। और इसमें जो है 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते थे, उसके बाद में 9 और 10 में प्रवेश लेते थे। तो यहाँ पे है बालक बालिकाओं के प्रति जो है समदृष्टि विकसित करना, ठीक है। और बालिकाओं के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करना, यहाँ बालक बालिकाओं लिखा है, ठीक है, जैसे बालक के समान करना। लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यहाँ पे जो है, यहाँ नाम से भी स्पष्ट है कि बालिका विद्यालय ये लड़कियों के लिए जो है विद्यालय है, इसमें केवल लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। तो बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को जो है सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। उसके बाद में 130 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हमने बताया ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2004-05 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था।
ठीक है, कि बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को जो है क्या कहते हैं? जो बालक और बालिकाओं का अधिकारों का हनन होता है उसको जो है बाल श्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 132 नंबर में दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना की जो है आवश्यकता क्यों होती है? इसमें क्या होता है कि ड्रॉप आउट होने के कारण जो है बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है और इसी को जो है कम करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता पड़ती है। 131 नंबर 32 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको कब लागू किया गया था? तो इसको जो है चालू किया गया था 15 अगस्त 1995 को जो है चालू किया गया था। 134 नंबर में दिया है कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा जो है निर्धारित किया गया था? ये 2022 में पूछा गया है। अगर इन सभी का जो है विस्तार में आप लोग देखना चाहते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोग जो है बिल्कुल विस्तार से वर्णन किए हैं, बात किए हैं और उसके बाद में ये अतलव उत्तरीय प्रश्न है। जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इन सभी के बारे में जो है विस्तार से वर्णन करेंगे। और इन सभी का जो है हमने कोर्स एक एग्जामरत बैच चलाया था, वहाँ पे आप लोग नहीं देखे तो सेकंड पेपर बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक बाय टॉपिक। और उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं उस पे भी जो है हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें जो है रैपिड फायर ये चलेगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे 134 नंबर में दिया है कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा जो है निर्धारित किया गया था? ये 2022 में क्वेश्चन आया है। तो बालक के अधिकार को जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 10 दिसंबर 1950 को जो है निर्धारित किया गया था। उसके बाद में 135 नंबर में दिया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की जो कोई दो विशेषताओं को जो है लिखना है। तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है दिया जाता है और उसके बाद में बालकों के शारीरिक मानसिक पड़तालना ना की जाए, ये सभी विशेषताएं हैं। उसके बाद में 136 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत जो है क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं, ये जो है निजी ट्यूशन जो है आप लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो है 137 नंबर में दिया है कि मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य जो है लिखा गया था? तो इसके द्वारा जो है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। ठीक है, इसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी एक ही जो यूरोपीय पुस्तकालय है उसमें एक अलमारी का साहित्य जो है भारत और अरब का संपूर्ण साहित्य के जो है समान है माना जाता है, ये लिखा था मैकाले ने। 138 नंबर में दिया है कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक प्रणाली जो है लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली जो है हंटर कमीशन के द्वारा जो है लागू की गई थी, जो कि आज भी जो है ये प्रचलित है। 139 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि भारतीय शिक्षा को जो है लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का जो है उल्लेख कीजिए। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था और उसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, ये जो है इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद में 140 नंबर में दिया है कि नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो शैक्षिक अवसरों की जो है सभी के लिए समानता और केंद्र सरकार की इसमें जो है भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। 141 नंबर में दिया है कि प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए जो है गठित की गई थी? जो यशपाल समिति गठित की गई थी वो उसको जो है किस समस्या को सुधारने के लिए जो है गठित की गई थी? तो इसमें है छात्रों का शैक्षिक बोझ को जो है कम करना, यशपाल समिति। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल समिति का गठन इसलिए किया गया था कि छात्रों की शैक्षिक जो बोझ को जो है कम करना और अधिगम का जो है स्तर को इस प्रकार से सुधारा जाए। 142 नंबर में दिया है कि एनपीई जीएल जीईएल कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा से जो वंचित बालिकाओं का जो है स्तर में जो है सुधार करना, इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य था। 143 नंबर में यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। 143 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है कब संचालित हुई थी और इसका जो है मुख्य लक्ष्य बताइए। तो ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो 1997 से 2002 तक चली थी, उसमें जो है ये लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास हुआ, बाल श्रम की समस्या को जो है दूर करना, इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद में 144 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो संस्कृत कॉलेज जो है 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयासों से जो है बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया था।
145 नंबर में दिया है कि राधा कृष्णम आयोग की नियुक्ति जो है कब की गई थी। तो इसकी नियुक्ति जो है 4 नवंबर 1948 को की गई थी। 146 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसको जो है हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन कब भारत आया था, तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये जनवरी 1889 ईस्वी में जो है भारत के गवर्नर जनरल होकर जो है ये भारत आया था। 148 नंबर में दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है 1902 ईस्वी में की गई थी। 149 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में जो है करजन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित कर दिया था। 150 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनर पुनरावर्तन किसके द्वारा जो है किया गया था। तो कंपनी के आज्ञा पत्र जो है ये 20 वर्ष के पश्चात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है पुनरावर्तन जो है ये किया गया था इसमें। 151 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि मैकाले मैकाले शिक्षा द्वारा जो है भारत में किस प्रकार का वर्ग जो है तैयार करना चाहता था। तो ये जो है उच्च वर्ग को तैयार करना चाहता था, यानी मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा है कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय, यानी रक्त और वर्ण में जो है भारतीय रहे किंतु रुचि और नैतिक आदर्श और बुद्धि में जो है अंग्रेज रहे, ठीक है। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग यानी बाबू वर्ग बनाना चाहता था, उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का जो है उपासक और ब्रिटिश शासक का जो है भक्त बनकर अंग्रेजों की अंग्रेजी राज्य की जो है जड़ें मजबूत करने में जो है सरकारी मदद कर सके, ठीक है। तो मैकाले शिक्षा द्वारा जो है भारत में किस प्रकार के वर्ग को तैयार करना था इसके बारे में हम लोग ने देखा। 152 नंबर में दिया है कि वुड के आदेश पत्र में जो है शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था। तो इसमें जो है अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को जो है शिक्षा का माध्यम जो है निर्धारित किया गया था। 153 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था, ठीक है। जो यशपाल समिति के जो है ये यशपाल समिति की अध्यक्षता में जो गठित समिति का उद्देश्य जो है क्या था। इसमें था कि अधिगम की गुणवत्ता में जो है किस प्रकार से सुधार किया जाए और सभी स्तरों के स्कूल स्कूल स्कूली छात्रों और विशेषकर जो छोटे बच्चों पर जो है पढ़ाई के बोझ को जो है कम करना के उपायों के लिए जो है सलाह दिया गया था ये यशपाल समिति के द्वारा। 154 नंबर की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में जो है कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है, तो इसका जो है लंबा लिस्ट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आधारभूत सुविधाओं का मतलब ये होता है कि जो एक स्कूल होता है, विद्यालय होता है, तो उसमें जो है ऐसी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना जिसके द्वारा बच्चों का ठीक प्रकार से जो है विकास हो सके और उससे जो कुछ टीचर समझाते हैं उनको ठीक प्रकार से समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले दिए रहा है कि शिक्षक उपकरण जैसे हो गया पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्भित पाठ्य पुस्तक जो बुक होती है उसको जो है प्रोवाइड कराना। कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे हो गया मानचित्र ग्लोब और चार्ट, इन सभी को उपलब्ध कराना। खेल सामग्री और खिलौनों को उपलब्ध कराना, जो विज्ञान किट होते हैं और लघु यंत्र किट जैसे हो गया पेचकस प्लास हो गया, इसे पिलास कहते हैं, ठीक है। और श्रम उपकरण जैसे रेडियो हो गया, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें और विद्यालय घंटी हो गया, ठीक है, जो पीरियड चलता है, ठीक है, कितने घंटे का। उसके बाद में है संगीत उपकरण जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, हारमोनिया हो गया, ठीक है। और शिक्षक के पास जो है आकस्मिक खर्च हेतु जो है धन, कक्षा कक्ष, शौचालय की व्यवस्था, चटाई की व्यवस्था, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था। तो ये सभी आधारभूत जो है सुविधाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। उसके बाद में 155 नंबर में दिया है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। जो बेसिक शिक्षा परियोजना के जो है उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट की हम बात करें तो विद्यालय सुलभ करना, यानी इस योजना के अंतर्गत जो है 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी, 300 की आबादी की बात कर रहा है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है प्राथमिक विद्यालय या वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को जो है खोलना शामिल है। और उसके बाद में नामांकन की अगर बात करें तो वर्ष 2000 तक जो है 6 से 14 वर्ष वर्ग के जो है सभी बालक बालिकाओं को जो है विद्यालय में नामांकन करना।
और उपलब्धि प्राप्त करना मतलब वर्ष 2000 तक जो है विद्यालयों में नामांकित बच्चों की न्यूनतम अधिगम स्तर की जो है दक्षताएं विकसित करना। न्यूनतम अधिगम स्तर हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा हो गया उसको जो है 33% लाना अनिवार्य है, उससे अगर कम आएगा तो वो क्लास में फेल हो जाएगा। तो वो जो 33% है उसे जो है न्यूनतम अधिगम स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में है सतत शिक्षा, यानी लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर जो है सतत शिक्षा की जो है सुविधा प्रदान की जाए। 156 नंबर में है कि प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में जो है लागू किया गया था। तो ये 7 राज्यों में जो है 42 जनपदों में जो है प्रथम चरण में चयनित, जैसे 7 राज्य मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ केरल, इन 7 राज्यों में जो है ये लागू किया गया था। 157 नंबर में दिया है कि ड्रॉप आउट के संदर्भ में जो डीपीईपी का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें ड्रॉप आउट की दर को जो है 10% तक जो है कम करना था तथा धारण क्षमता को जो है 90% तक जो है बढ़ाना था। उसके बाद में है ईसीसी के शब्द को अंग्रेजी में जो है यहाँ फुल फॉर्म लिखना है। तो ईसीसी का मतलब होता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये ईसीसी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में 159 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू किया गया था। तो ये जो है 38 जिलों में लागू किया गया था और विकास खंड की बात करें तो 248 विकास खंडों में जो है इसको संचालित किया गया था। 160 में दिया है कि एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी, इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो अनुसंधान एवं नवाचार और आदर्श पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है, एक आदर्श पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा, ये इसके जो है प्रमुख कार्य होते हैं। 161 नंबर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 20 सितंबर 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में हम ये 162 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ बताइए। अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। ठीक है, तो अपव्यय का मतलब होता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी किए बिना ही जो है प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से जो है विद्यालय छोड़ देना, ये अपव्यय का मतलब होता है। और अगर अवरोधन का मतलब हम बात करें तो बच्चों का जो है एक ही कक्षा में एक वर्ष से जो है अधिक समय के लिए जो है रुकना, यानी उसी में बच्चे पढ़ते रहे। तो भारत में एक बड़ी मात्रा में जो है छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में जो है एक से अधिक वर्ष तक जो है रुके रहते हैं। उसके बाद में 163 नंबर की बात करें तो एओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु जो है संचालित किया जाता है। एस ये एसओपीटी होगा। एसओपीटी जो है कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 में किया गया था और इसको जो है सेवारत शिक्षकों के जो है प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी को जो है इसका उत्तरदायी दायित्व जो है सौंपा गया है। ठीक है, 164 नंबर की बात करते हैं। इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना है ये मूलतः इसका जो है कार्य क्या होता है इसको लिखना है। तो इसके अंतर्गत जो राज्य, जनपद और स्थानीय स्तर पर जो विभिन्न इकाइयां होती हैं उन माध्यम से जो है पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 100% जो है बच्चों का नामांकन करना तथा उनकी विद्यालय सुविधाओं का जो है नियोजन और प्रबंधन करना इसमें शामिल होता है। उसके बाद में 165 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु जो है कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस स्तर के शिशुओं को जो है पढ़ाना, लिखाना और गिनती ही केवल ना सिखाकर जो है उनके सर्वांगीण विकास हेतु जो है खेल, कहानी और गीत और अन्य रोचक क्रियाओं का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। 166 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सर्व सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जो है सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है इसको देखते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान को जो है निम्नलिखित योजनाएं जो चलाई जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2003 तक जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में जो है सभी बच्चों को जो है प्रवेश कराना। उसके बाद में है सन 2007 तक जो है सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी कर लें। 2010 तक जो है सभी बच्चे जो है कक्षा 8 तक की जो है शिक्षा पूर्ण कर ले
और जीवन के लिए जो है शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर जो है ध्यान केंद्रित करना। और 2010 तक जो है विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना इसके जो है मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, ये सभी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार द्वारा जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। 167 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो विद्यालय की मॉनिटरिंग जो है जनपद स्तर पर डाइट प्रचार की अध्यक्षता में जो है जिला शिक्षा समिति द्वारा जो है की जाती है। 168 नंबर में दिया है कि भारत में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं। जो भारत में जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले है शासन की कमजोर नीति। इसमें जो शासन की जो अलग अलग नीतियां होती है वो कमजोर है। राजनीतिक कठिनाइयां हो गए। उसके बाद में प्राइमरी स्कूल के प्रबंध तंत्र में जो है एक रूपीय नीति का जो है अभाव है। उसके बाद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है विकास की जो है भिन्नता देखी जाती है। शिक्षकों का अभाव है। अपव्यय और अवरोधन है। ठीक है, अवरोधन मतलब क्या होता है, अभी बताए हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ही क्लास में बच्चे बार बार पढ़ते रहते हैं। और आंकड़ों में भिन्नता है। भौगोलिक कठिनाइयां हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार से वहाँ पे कठिनाइयां झेलनी पड़ती है बच्चों को। शिक्षण का निम्न स्तर है। उसके बाद में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, यानी पाठ्यक्रम को जो है बदलना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। 169 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में जो है संक्षेप में लिखिए। जो जिला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है इसकी क्या रणनीतियां हैं, इसके विषय में जो है हमको लिखना है। तो बालिका शिक्षा को जो है विशेष महत्व देना, इसकी ये रणनीति है। उसके बाद में है विद्यालय की प्रभावकारिता जो है बढ़ाने पर बल। और वैकल्पिक शिक्षा का जो है सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर जो है बल। आध्यात्मिक दक्षता में जो है वृद्धि, जो उनकी इफिशियंसी होती है एक टीचर की, उसमें जो है वृद्धि किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद में 170 नंबर में दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान की दो विशेषताएं बताइए। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी दो विशेषताओं के बारे में बताना है। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान का टैगलाइन है कि सब पढ़े सब बढ़े। एक अभियान की जो है सफलतापूर्वक जनता की प्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोगी पर जो है ये आधारित होती है। और संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है लक्ष्य उन्मुख केवल नामांकन दर वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, केवल नामांकन दर को जो है वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसके बाद में है यह परियोजना जो है विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के जो है आपसी सहयोग से परिणाम उन्मुख है। उसके बाद में संपूर्ण साक्षरता अभियान को जो है संचालित करने के लिए जिला स्तर पर जो है पंजीकृत समितियों को जो है अनुमति प्रदान की गई है। उसके बाद में है इस कार्यक्रम में जो है बाह्य लक्ष्यों को जो है शामिल नहीं करते हुए बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे कराने की जो है करा के की जाती है। दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में जो है सर्वसुलभता से क्या तात्पर्य होता है, क्या आशय होता है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता प्रथम सुविधा है। ठीक है, विद्यालय का जो है घर के निकट होना। जो विद्यालय होता है वो घर के निकट हो रहे। और उसके बाद में जिससे बच्चे जो है अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से जो है कम समय में जो है आसानी से पहुंच सके। और प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में जो है विद्यालय स्थापित होने चाहिए। तो ये प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभता का जो है तात्पर्य है, यानी आशय है। उसके बाद में 172 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय होता है। ठीक है, सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय होता है, ये प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है। तो प्राथमिक विद्यालय में जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो है प्रत्येक बालक और बालिकाओं को जो है अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही जो है सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। उसके बाद में 173 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। तो ये जो है प्रदेश सरकार द्वारा जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान करता है। और कक्षा 1 से लेकर जो है 8 तक के छात्रों को दे छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की जो है कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। और समस्त योजनाएं जो है राज्य वित्त
पोषित होता है, यानी राज्य द्वारा जो है इसमें समस्त योजनाओं को जो है देखा जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है। 174 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज का जो है क्या कार्य होता है? तो समाज का प्रमुख कार्य होता है कि बच्चों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को जो है चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये समाज के प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये आपके राजन सीरीज में दिया हुआ है। 175 नंबर में दिया है कि मूल्य का अर्थ लिखिए, यानी मूल्य वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है? जैसे किसी वस्तु का मूल्य होता है उसी प्रकार से व्यक्ति का भी मूल्य होता है। तो मूल्य का अर्थ यहाँ पे दिया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण और सम्मानीय सम्मानीय तथा उपयोगी हो जाए, उसको जो है मूल्य कहते हैं। 176 नंबर में दिया है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो बाल अपराध होता है उसके अलग अलग जो स्वरूप होते हैं उसको जो है यहाँ पे प्रकार की बात कर रहा है। तो जैसे भुखमरी हो गया, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना आदि, ये सभी जो है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु के अंतर्गत आते हैं। 177 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि बनारस संस्कृत कॉलेज जो है कब और किसके द्वारा जो है इसको खोला गया था। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से जो है खोला गया था। 178 नंबर की बात करें तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है कब प्रस्तुत किया था। तो इसने जो है 2 फरवरी 1935 में जो है प्रस्तुत किया था। उसके बाद में 179 में दिया है कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति जो है कब घोषित की थी। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को जो है अपनी शिक्षा नीति जो है घोषित की थी। उसके बाद में 180 नंबर की बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का जो है समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की जो है खुशी और राज्य कल्याण के लिए जो है आवश्यक होती है। या किसका कथन है? तो यह जो है यह प्लेटो का कथन है। 181 नंबर में दे रहा है कि प्राथमिक शिक्षा कब जो है प्रारंभ होती है। तो प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक की जो है शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 ये के भाग 3 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार में क्या लिखा हुआ है, क्या निहित है? तो इसमें यही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो सभी बच्चों को जो प्राप्त करने का उनका फंडामेंटल राइट्स है, यानी मूल अधिकार है। 183 की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने किया था। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना जो है 1781 ईस्वी में हुआ था और प्रथम गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, इसके द्वारा जो है किया गया था। 184 नंबर की बात करें तो मिशन स्कूलों की जो है 4 विशेषताएं लिखिए। तो मिशन स्कूलों में जो है अंग्रेजी माध्यमों से जो की जाती है, इसमें जो माध्यम होता है अंग्रेजी माध्यम होता है, और मिशन स्कूलों में जो है ईसाई धर्म की जो है शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद में मिशन स्कूलों में विद्यालय का जो है समय निश्चित होता है। और उसके बाद में मिशन स्कूलों में रविवार को जो है जो छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद में एसओपीटी का पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में है 186 नंबर है कि पी मोस्ट क्या होता है? जो पी मोस्ट कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पी मोस्ट का मतलब ये होता है कि सेवारत अध्यापकों का जो है विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसका जो है उद्देश्य होता है कि प्राथमिक शिक्षा को जो है उन्नतिशील बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 187 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली इन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो है हम लोग बहुत ही वस्तु के बारे में बात कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे जैसे अध्यापकों का जो है विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम और लघु औजार किट, उसके बाद में गणित किट हो गया और ब्लैक बोर्ड, चाक वगैरह, ये सभी जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो है एक स्कूल में दिए जाते हैं। उसके बाद में है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें होता है कि खतरनाक और जोखिम वाले जो धंधा होता है प्रक्रियाओं से जो है बाल श्रमिकों को जो है बाहर निकालना और उनका जो है पुनर्वास करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का। उसके बाद में है लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति में जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए।
तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1901 में जो है शिमला में जो है शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए और इसको जो है व्यवहारिक रूप से प्रदान करने के लिए जो है शिमला में शिमला शिक्षा सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। 190 की बात करें तो यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जो है 10+2+3 की जो है शिक्षा संरचना एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो है कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में जो है प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो है आप सभी लोगों को अब याद हो गया होगा कि बिना बोझ की शिक्षा जो है यशपाल के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। 192 नंबर की बात करें तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो डीपीईपी है, किस बैंक की वित्तीय सहायता से जो है संचालित किया जाता है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये विश्व बैंक की सहायता से डीपीईटी कार्यक्रम का जो है संचालन किया जाता है। 193 नंबर की बात करें तो एनसीएफटीई 2009 क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 इसे कहते हैं, टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। यह जो है शिक्षक शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है जो आगामी वर्षों में जो है भारत आ सकती है। उसके बाद में 194 नंबर में दिया है कि एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? जो एनपीआरसी के प्रमुख होते हैं उनको संकुल प्रभावी कहा जाता है। 195 नंबर में यहाँ पे दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का जो है अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होता है। इन सभी के बाद इस प्रकार से हम लोगों ने जो है संपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को जो है इस वीडियो में बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और सोशल मीडिया से अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जो है कहीं भी आप लोग जुड़ सकते हैं। कोई अगर परेशानी होती है तो मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो का जो है फीडबैक देना आप लोग मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में अपना-अपना फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके आगे जो है हम लोग मैराथन करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्लास का मजा आनंद लिए होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।